चुनाव है और आपका जो है आसाम में चुनाव है, ये चीज़ें उनको टारगेट करके तो की ही जा रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। जो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसे बीजेपी निश्चित रूप से उठाएगी। ये कोरोना काल की वजह से जो रुक गया थोड़ा सा, अन्यथा तो वो पहले ही उन्होंने वो कर दिया था, पर जबरदस्त तरीके से जो उसका विरोध हुआ, उस विरोध की वजह से वो आगे कदम नहीं उठा पाए और फिर ये कोरोना काल हो गया तो ये सब टल गया। अब कोरोना काल का संकट भी है, संकट तो कोरोना का है, अभी भी है, लेकिन अनलॉक जो हो गया, लॉकडाउन जो खुल गया, उसकी वजह से अब जो स्थिति है ये उसको लागू करने में लगे हुए हैं। और ये जो आपका एनपीआर है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको आप यूं समझिए, मैंने पहले भी बार बार कहा है कि एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला कदम है और ये सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इस बात को कहती है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। तो जो पहला कदम है यानी कि एनपीआर के आधार पर ही एनआरसी होगा और एनआरसी के लिए लोग, जो सरकार के लोग हैं, वो आपके घर नहीं आएंगे, एनपीआर रजिस्टर तैयार करेंगे, उसी के आधार पर एनआरसी करेंगे। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण कदम है इसे वो कभी भूलने वाला नहीं है कि एनआरसी करना, सीए, एनपीआर, एनआरसी, ये सब कुछ उनके हिंदू एजेंडे के तहत है बीजेपी के। तो ये चुनाव के दौरान, क्योंकि एक मामले में आप जरूर समझें कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति और कूटनीति जो है वो वाकई में बड़ी जबरदस्त है। कब किस मुद्दे को कब उठाना है, कितनी गंभीरता से उठाना है, ये वो बहुत जबरदस्त तरीके से तय करते हैं। और अब जैसे आप देखें कि बिहार चुनाव के दौरान ही जो जेपी नड्डा वहां गए हुए थे बंगाल में, वहां उन्होंने कहा था कि भाई एनपीआर और एनआरसी और सीएए आपको मिलेगा जरूर, ये लागू होगा जरूर, सरकार जैसी होगा इसको कदम उठाएगी। अब उन्होंने तो उस समय कहा, और अब चुनाव आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो अगले साल 2021 में चुनाव आने वाले हैं, मई के आसपास में चुनाव होंगे वहां पे उसमें पश्चिम बंगाल में और असम में। तो ये उसको देख के निश्चित रूप से उठाया गया, जानबूझकर उठाया गया कदम है। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को कभी नहीं भूलती, बहुत मजबूती के साथ में उसको लेकर चलती है। तो हम लोगों को, ये सभी देशवासियों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि वो सो नहीं गए हैं। तुम बेशक सो जाओ, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सोते नहीं, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार जगे रहते हैं और काम करते हैं। रिपोर्ट में ये भी क्या है, कहा गया तो गुप्त दरवाजे से जो है तैयार किया जा रहा है, ना किसी को बताया जा रहा है। इसका वजह ये तो नहीं है जैसे पहली बार इन्होंने बताया था तो एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था पूरे भारत में, और भारत की जो आलोचना हुई थी, भारत के साथ साथ विश्व में भी बहुत बुरी आलोचना हुई थी मोदी सरकार को। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो आंदोलन हुआ जिसके लिए शाहीन बाग एक प्रतीक बन गया और पूरे देश में आंदोलन हुआ, और आंदोलन इतना जबरदस्त था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार के दूर दराज इलाकों में, पश्चिम बंगाल के दूर दराज इलाकों में कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई थी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं जहां जहां गया, बिहार में कई जगह गया, मैं पश्चिम बंगाल में मैं गया, मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में मैं गया, झारखंड में मैं गया, कर्नाटक में मैं गया, मध्य प्रदेश में गया, मतलब इस तरह से इतने जबरदस्त तरीके से वहां पे लोग उसके विरोध में थे। आंदोलन कम से कम जो है मतलब 500-700 जगह पे आंदोलन उसका चल रहा था। बिहार में ही 300-400 जगह पर आंदोलन था, एक एक जिले में, किशनगंज में ही करीब 22 जगह पर आंदोलन चल रहा था, अकेले किशनगंज जिले में। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त विरोध था। उस विरोध को, और उस विरोध में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी, ऐसा इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ जो इस आंदोलन में हुआ। सरकार उससे डरी हुई है निश्चित रूप से, और इसीलिए गुप्त दरवाजे से ला रही है। और वैसे भी गुप्त दरवाजे से, चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से लाने की इनकी जो है अपनी संस्कृति है बीजेपी वालों की। आप देखेंगे कि जो किसानों के संबंध में जो कानून लाया गया, तीनों कानून, जो 3 अध्यादेश लाए गए जून के महीने में, वो भी पिछले दरवाजे से लाए गए। जब लॉकडाउन है, कोरोना महामारी चल रही है, उस समय आप किसानों से बात किए बिना वो लेके आ रहे हैं। तो ये सब इनकी राजनीति है, और ये जो सब लाए हैं हिंदू मुस्लिम एजेंडा इनकी राजनीति का एकमात्र
और सबसे प्रमुख एजेंडा है। इसलिए ये सब कुछ जो सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है, वो सर पे है। और एक चीज यही नहीं, आप देखेंगे कि वो लव जिहाद भी कर रहे हैं। लव जिहाद, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। भाई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर इनकी राजनीति चलती है। तो उसके लिए ये लव जिहाद भी ला रहे हैं। ये लव जिहाद की कहानी भी यहीं शुरू हुई जब लास्ट फेज में किशनगंज वगैरह, इसमें जो आप सीमांचल का इलाका है, इसमें जब चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये लव जिहाद का मसला कहा कि हम कानून लाएंगे इसके लिए। भाई बिहार का चुनाव हो रहा, तुम उत्तर प्रदेश के लव जिहाद यहां कहां से लेके आ रहे हो? तो ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत होता है। और अब कर्नाटक की सरकार कह रही है, मध्य प्रदेश सरकार उस पर कानून लाना चाह रही है। तो लव जिहाद हो, चाहे किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम हो, उस सब को लेके ये सब अपनी राजनीति करते हैं। अच्छा, लव जिहाद की बात की, लव जिहाद में जो मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सिर्फ ये भी कहा था कि कानून के साथ साथ हम ऐसा कानून लाएंगे कि राम नाम सत्य कर देंगे। तो एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कैसा लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पर मुख्यमंत्री की आज की बात क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री ने तो पहले भी कहा था, जो उनकी ठोको नीति वाली क्या है, जो सब क्या है, आप एनकाउंटर को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रदेश, किसी भी प्रदेश का होता है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो एक किसी जाति विशेष का नहीं होता, किसी धर्म विशेष का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, साफ है कि वो हिंदू वाली बात कर रहे हैं, बाकी उनकी नजर में कोई नहीं है। तो उनका ये कहना कि हम उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ये हम उसको ठोको नीति, ये निश्चित रूप से उनको शोभा नहीं देता, ये उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। लेकिन अगर जब उनका एजेंडा ही है तो आप क्या कर सकते हैं, उनके मुंह से यही निकलेगा। पर मेरा जनता से कहना है कि इन सारी चीजों को समझते हुए आपको सही काम करना है और किसी के उकसावे में आके कोई काम नहीं करना है। अच्छा, आप भी बहुत मुखर रहे हैं एनआरसी सीए आंदोलन में। तो जिस तरीके से उस कोरोना काल में जो सीए आंदोलन में बैठे हुए थे, उनको लोगों की गिरफ्तारी हुई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई, डराया गया, और फिर से अब सरकार जो है ये कानून जो लाने वाली है, एनपीआर का शेड्यूल तैयार हो चुका है। तो क्या लगता है, भारत में फिर से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है? बट देखिए, मैं तो मानता हूं कि हो नहीं सकता, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ये मसला जो है, ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये देश की जनता से जुड़ा हुआ मसला है। लगभग आप सीधे सीधे कहो कि इससे 100 करोड़ के लगभग लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। 135 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग सीधे सीधे इस मसले से जो है, इस मसले से प्रभावित होते हैं। तो ये उनका मुद्दा है, इसलिए निश्चित रूप से आंदोलन होगा। पर आंदोलन किस तरह से हो, इसको भी हमें सोचने समझने की जरूरत है। ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसी धर्म जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना है। ये आंदोलन देश का आंदोलन है, देश की जनता का आंदोलन है। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और कमजोर लोग जो हैं इस देश में, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और उनकी संख्या इस देश में 100 करोड़ के ज्यादा है। तो वो उनका मसला है, ये किसी एक जाति या धर्म का मसला नहीं है। तो कोई भी इसको जाति या धर्म का रूप ना दे। बीजेपी यही चाहती है कि इस मसले को एक धर्म का रूप देकर और इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करे। और क्योंकि चुनाव हो रहा है, चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल में और असम में, वो यही चाहेगी कि ये ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, और लोग कहें कि भैया वो तो कहें बीजेपी वाले, देखिए हम तो देश की भलाई के लिए कानून लाना चाहते हैं और ये इसको जो है हिंदू मुस्लिम में लेके चलना है। तो कोई भी इस तरह के काम न करे। पहले जिस तरह से तरीके से आंदोलन हुआ था, आंदोलन मैं समझता हूं जो भी होगा एक तरीके से होगा, सभ्यता के दायरे में होगा, कानून के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इस देश की जनता इस बात को जानती है।